Hi friend, welcome to my channel Quality Education 4.0. Friend, today our topic in 5 code tool topic MSA, very interesting and conceptual topic friend. Friend, you visit my channel Quality Education 4.0. You see all topic for 5 code tool PPAP, SPC, FPQP, FMEA in detail friend. Friend, this channel are provide a job oriented course and placement service. Any query then please comment and contact me. Presented by Alok Kumar. Let's start. फ्रेंड ये मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है फ्रेंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। आप इंडिविजुअल पैकेज है फ्रेंड, ऑफलाइन के लिए 14,000 एंड ऑनलाइन 13,000। फ्रेंड आप सिंगल टॉपिक भी फ्रेंड आप सीख सकते हो। आप टीचर मिस्टर आलोक कुमार एंड मिस्टर अंगेश कुमार। आफ्टर कोर्स जॉब प्लेसमेंट 100% गारंटी, कंसल्टेंट बाय अरविंद सिंह। तो फ्रेंड आप कांटेक्ट कर सकते हो फ्रेंड ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट फ्रेंड, आज का जो मोटिवेशन सेशन है फ्रेंड डिस्कस करते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है फ्रेंड। आपको अगर बेहतर दिन लाना है तो फ्रेंड आपको अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा फ्रेंड। नेक्स्ट तो फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस सेशन में। तो फर्स्ट, व्हाट इज एमएसए, वाई एमएसए, वेरिएशन इन मेजरमेंट सिस्टम, गेज आर एंड आर फॉर वेरिएबल डाटा, गेज एंड आर फॉर एट्रीब्यूट डाटा, all cases discuss with example in detail. Then next, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड, व्हाट इज एमएसए। देन फ्रेंड मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, इट इज वन ऑफ द 5 कोड टूल। देन फ्रेंड आप 5 कोड टूल में आप देख सकते हो फ्रेंड मेरे चैनल पे मैंने 4 टूल कवर कर चुका हूँ फ्रेंड में, एपीक्यूपी, पीपीएप, एफएमई, एसपीसी इन डिटेल। तो फ्रेंड आज 5 कोड टूल का लास्ट टॉपिक है फ्रेंड। देन तो बात करते हैं फ्रेंड एमएसए जो डेवलप्ड बाय AIAG 4th एडिशन जून 2010। AIAG है फ्रेंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप, जिसने लॉन्च किया 4th एडिशन जून 2010 में। अभी जो करंट एडिशन चल रहा है फ्रेंड एमएसए का वो 4th एडिशन चल रहा है। और ये फ्रेंड अगर बात करें IATF के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड ये क्लॉज नंबर 7.1.5.1.1 में मेंशन है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होना चाहिए। एक जो भी आप पार्ट मेजर कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये IATF का क्लॉज 7.1.5.1.1 बात करता है फ्रेंड। तो फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि इट इज यूजेज। तो एमएसए पहले है क्या, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड। एमएसए इज इंश्योर टू यूज राइट मेजरमेंट सिस्टम फॉर रनिंग प्रोडक्शन। आप जो भी फ्रेंड जो भी आप प्रोडक्शन रन करा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कस्टमर का पार्ट रन करा रहे हो फ्रेंड, उसकी क्या आप मेजरमेंट सिस्टम उसका क्या है, क्या आप राइट मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो इन रनिंग प्रोडक्शन, उसके अकॉर्डिंग बात करता है फ्रेंड एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। It is a tool for analyzing the variation present in the result of each type of inspection, measurement and test equipment system। जो भी आप टूल फ्रेंड यूज कर रहे हो वो जो जैसे आपने वर्नियर यूज किया, माइक्रोमीटर यूज किया, तो फ्रेंड उसके अंदर क्या वेरिएशन आ रहे हैं, प्रेजेंट वेरिएशन क्या क्या आ रहे हैं। पार्ट बनाने के बाद फ्रेंड या पार्ट बना रहे हो तो जो भी आप पार्ट चेक कर रहे हो फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग एज पर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, उसके रिगार्डिंग आपके मेजरमेंट सिस्टम में क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं, ये बात करता है फ्रेंड एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट, तो अब फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन इन आवर माइंड, व्हाई एमएसए, एमएसए की जरूरत क्यों पड़ी। टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतरीन क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम, आप क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हो तो एक क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम डेवलप कर सको। टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑन मेजर्ड वैल्यू, आप एनालाइज कर सको उसके इफेक्ट के प्रभाव को मेजरमेंट और जो भी आप वैल्यू को मेजर्ड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। एमएसए स्टडी इज डन फॉर डिक्रीज रिजेक्शन विच इज जनरेटेड ड्यू टू एमएसए एरर। एमएसए फ्रेंड स्टडी करता है आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पार्ट बन रहे हैं उसके रिजेक्शन डिक्रीज हो, पार्ट कम गलत बने अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। आप एक्चुअल वेरिएशन का पता लगा के फ्रेंड उसे एक्चुअल पार्ट बनाओ जो एज पर CSR है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर ने डायमेंशन मांग रखी है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो। एमएसए नीड टू चेक एमएसए वेरिएशन, एमएसए की आवश्यकता तो ये चेक करता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में जो भी वेरिएशन हो रहे हैं फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग बात करता है एमएसए। नेक्स्ट,
फ्रेंड बात करते हैं वेरिएशन इन मेजरमेंट सिस्टम। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि आप टॉपिक में कि कौन कौन से कवर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग है वेरिएशन इन मेजरमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम में आता है फ्रेंड वेरिएशन हमारा। एक होता है फ्रेंड लोकेशन वेरिएशन और एक होता है विड्थ वेरिएशन। तो फ्रेंड लोकेशन वेरिएशन के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी, बायस एंड लिनियरिटी आती है फ्रेंड, और जो विड्थ वेरिएशन होता है प्रिसिशन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी आती है और स्टेबिलिटी आती है। तो फ्रेंड वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल कि एक्यूरेसी क्या है, बायस क्या है, लिनियरिटी क्या है, प्रिसिशन क्या है, रिपीटेबिलिटी क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, विथ एग्जांपल। देन नेक्स्ट, तो फ्रेंड फर्स्ट बात करते हैं बायस के बारे में। तो जैसे मैंने इसे फिगर में ड्रॉ कर रखा है फ्रेंड, बायस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व एवरेज वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू नोन एज बायस। जो हमने फ्रेंड, जो मेरा कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरा कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप अकॉर्डिंग ये एग्जांपल देखो जो मैंने लगा रखा है। जैसे मेरे फ्रेंड कस्टमर का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है 7.0 है और जो मैंने ऑब्जर्व वैल्यू किया 7.1। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड, मेरा कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है बट मेरा ऑब्जर्व वैल्यू फ्रेंड ये आ रहा है। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में जो गैप है फ्रेंड, डिफरेंस है फ्रेंड, यही मेरा बायस हो गया फ्रेंड। जैसे 7.01 आप देख लो, 7.01, 7.1, तो डिफरेंस कितना आया, प्लस 0.1 का। तो ये है फ्रेंड बायस। बायस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एवरेज वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू नोन एज बायस। जैसे देख लो सेकंड एग्जांपल, इसमें मैंने ले रखा है सेकंड सैंपल 8.0, ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व एवरेज वैल्यू मेरी आ रही है 8.1। तो डिफरेंस कितना आया फ्रेंड, प्लस 0.1, तो नोन एज बायस। तो आशा करता हूँ आपको बायस समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब सेकंड टॉपिक अपना है लिनियरिटी। चेंज ऑफ बायस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मेजरमेंट रेंज ऑफ द इक्विपमेंट। जैसे फ्रेंड मैंने एक सैंपल लिया 7.01, वही एग्जांपल है फ्रेंड, और ये देखो, और मेरी ट्रू कस्टमर का पार्ट के रिगार्डिंग ये डायमेंशन कस्टमर ने मांग रखा है और मेरी एवरेज ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है फ्रेंड 7.0। तो मैंने जब बायस निकाला तो डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड 0.01। बट आप यहाँ पर देखो फ्रेंड 8.0, 8.1, यहाँ बायस चेंज हो गया, यहाँ पर बायस चेंज हो गया फ्रेंड, तो बायस बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड चेंज है बायस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट, मैंने डिफरेंट मेजरमेंट रेंज मेरा जो है फ्रेंड इक्विपमेंट की चेंज होती जा रही है, उसके रिगार्डिंग फ्रेंड ये मेरा बायस चेंज होता जा रहा है। तो जो फ्रेंड ये लिनियरिटी होती है, जैसे ये आप देखो, ये आपका निगेटिव, नॉट लिनियर, निगेटिव में जा रहा है ग्राफ, ये देखो आप ऊपर वाला, तो पॉजिटिव में मेरा ग्राफ जा रहा है, और ये देखो फ्रेंड एकदम लिनियर है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड लिनियरिटी का, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे मेजर्ड वैल्यू एंड डिफरेंस वैल्यू इन ऑल सैंपल बाय 0 देन लिनियरिटी शो। हर पॉइंट पे फ्रेंड डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम, जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट में आप देखो, जैसे ये वाला देखो आप एग्जाम्पल, जैसे 0.0 मैंने मेजर किया, फिर दूसरा मैंने मेजर किया दूसरे पार्ट का तो उसका भी 0.0 आ रहा है, तीसरा मेजर किया तीसरे सैंपल का तो उसका भी 0.0 आ रहा है, चौथा मेजर किया उसका भी 0.0 आ रहा है, पांचवा मैंने पार्ट मेजर किया 0.0 आ रहा है। तो फ्रेंड मेरा बायस लीनियर हो गया फ्रेंड। अगर वेरिएशन दिखा रहा है तब आपका बायस यहाँ पर फ्रेंड, तब आपका बायस जो है लीनियर नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर देख लो फ्रेंड 0.0, तो ये मेरा क्या होगा फ्रेंड, ये लीनियर हो गया। तो लीनियरिटी इंक्रीज और डिक्रीज डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू, देन नोन एज लिनियरिटी। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बात करता है फ्रेंड, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि चेंज इन बायस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज स्टेबिलिटी। बायस टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में बायस की क्या चेंजिंग है, वही आपका स्टेबिलिटी हो गया फ्रेंड। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि एक ऑपरेटर है, टेक रीडिंग 10 AM एंड सेकेंड रीडिंग 12 PM। तो एक ऑपरेटर है जो डायमेंशन दे रखा है फ्रेंड 8.0 प्लस माइनस 0.1 वर्नियर लिस्ट काउंट 0.01 mm की। तो इस इंस्ट्रूमेंट से वो एक पार्ट मेजर कर रहा है फ्रेंड, जैसे तो उसने 10 AM पे फ्रेंड जब मेजर किया तो 8.06 आया, एंड 12 AM पर जब PM पर चेक किया फ्रेंड तो 8.08 आया। तो फ्रेंड ये वेरिएशन देख रहे हो बायस का टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब 2 घंटे के रिस्पेक्ट में जो भी पार्ट बना फ्रेंड, यहाँ पर 0.02 की टोलरेंस की वेरिएशन आ रही है फ्रेंड। तो ये मेरा क्या होगा, स्टेबल नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब सेकंड केस लेते हैं, जैसे फिर वही ऑपरेटर है और पार्ट चेक कर रहा है फ्रेंड, सिमिलर पार्ट। तो
जब 10 AM पे उसने रीडिंग लिया तो 8.08 एंड 12 AM पे रीडिंग लिया तो 8.08। तो यहाँ पर बायस क्या आ गया फ्रेंड, यहाँ पर बायस आ गया 0.0। तो ये स्टेबल है फ्रेंड, क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रहा है, हमारे प्रोसेस में वेरिएशन नहीं आ रहा, हमारे पार्ट में वेरिएशन नहीं आ रहा है फ्रेंड, नोन एज स्टेबिलिटी। तो चेंज इन बायस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज स्टेबिलिटी। जो भी बायस अगर आपका 0 है फ्रेंड तो आप स्टेबल हो, अगर बायस में वेरिएशन आ रहा है फ्रेंड तो फिर स्टेबिलिटी शो नहीं करेगा, आप अनस्टेबल हो। आप अपने प्रोसेस को चेक करो, आप अपने मेजरमेंट सिस्टम को चेक करो, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट वैल्यू ऑब्जर्व टू द ट्रू वैल्यू नोन एज एक्यूरेसी। क्लोजनेस ऑफ, जैसे मैंने क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट वैल्यू ऑब्जर्वेशन टू द ट्रू वैल्यू, जैसे मेरा ट्रू वैल्यू है फ्रेंड 6.5 प्लस माइनस 0.1, तो ट्रू वैल्यू मेरा है 6.5 और ऑब्जर्व वैल्यू मेरा 6.5 आ रहा है। तो ये क्या होगा फ्रेंड, एक्यूरेसी हाई है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो मीट कर रही है फ्रेंड, नोन एज एक्यूरेसी। क्लोजनेस ऑफ रेफरेंस वैल्यू नोन एज एक्यूरेसी। अब बात करते हैं फ्रेंड प्रिसीशन। एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम रिपीट द सेम रीडिंग। आप कोई पार्ट जैसे चेक कर रहे हो तो सेम रीडिंग की रिपीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, नोन एज प्रिसीशन। जैसे देखो फ्रेंड, ये मैंने एक पार्ट चेक किया तो नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसीशन। ये देखो फ्रेंड, ये जो भी रीडिंग है काफ़ी दूर दूर है, और ये जो एक्यूरेसी है फ्रेंड ये यहाँ पर होनी चाहिए, बट ये काफ़ी दूर है फ्रेंड, तो ये ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। यहाँ पर देखा फ्रेंड तो वैल्यू तो फ्रेंड पास में है, एक्यूरेसी है, बट प्रिसाइज नहीं है फ्रेंड, क्योंकि रिपीट वैल्यू कुछ ही साइड आ रही है, कुछ ही साइड आ रही है। यहाँ बात करें फ्रेंड, एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमारी सेंटर लाइन से ये डिस्टेंस से ज़्यादा है फ्रेंड, यहाँ पर चली गई, बट प्रिसाइज है क्योंकि पार्ट रिपीट वैल्यू मेरी जो रीडिंग आ रही है काफ़ी नियरेस्ट आ रही है फ्रेंड। अब यहाँ पर बात करें फ्रेंड फोर्थ केस, तो ये मेरी एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। देखो आप, रीडिंग भी नियरेस्ट आ रही है और सेंटर के क्लोज में भी है फ्रेंड, नोन एज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। डिटेल डिस्कशन करते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट स्लाइड में, कि प्रिसीशन का मैं एग्जांपल आपको देकर बताऊंगा और एक्यूरेसी का भी एग्जांपल दूंगा फ्रेंड, कि कैसे आप इन प्रैक्टिकल वे में आपसे इस चीज़ को समझ सकते हो। नेक्स्ट, तो फ्रेंड जैसे मैंने लिया है कि इफ़ ए मेजरमेंट सिस्टम हैज प्रिसीशन एरर देन इट क्रिएट स्प्रेड और विड्थ एरर इन मेजरमेंट सिस्टम। अगर आपके मेजरमेंट सिस्टम में जो भी आप पार्ट मेजर कर रहे हो अगर प्रिसीशन एरर दिखा रहा है तो वो विड्थ एरर दिखाएगा फ्रेंड, जो भी उसका स्प्रेड होगा वो विड्थ एरर दिखाएगा। जैसे प्रिसीशन इज एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू रिपीट द सेम रीडिंग। प्रिसीशन मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया था फ्रेंड कि कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आपके पार्ट की रीडिंग नियरेस्ट, जैसे कस्टमर ने मांग रखा है फ्रेंड 8.0 प्लस माइनस 0.1, तो मेरा आया डायमेंशन 8.02, 8.03, 8.04, फिर 8.02, 8.03, 8.04। तो फ्रेंड ये एक प्रिसाइज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कस्टमर CSR कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपके जो पार्ट का जो वेरिएशन है फ्रेंड वो नियरेस्ट आ रहा है, प्रिसाइज आ रहा है, सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है फ्रेंड। अब जैसे देखो फ्रेंड, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, ये फ्रेंड ये मेरा जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि जब प्रिसीशन एरर हमारे मेजरमेंट सिस्टम में जब शो करता है फ्रेंड तो स्प्रेड इंक्रीज हो जाता है, विड्थ स्प्रेड और विड्थ एरर इन मेजरमेंट। तो देखो फ्रेंड, जैसे ये मैंने ग्राफ बना रखा है, तो यहाँ पर देखो पहले मेरी स्प्रेड इतनी थी, अब क्या हो गई, स्प्रेड इंक्रीज हो गई। ये मेरा एक्चुअल वेरिएशन और रेफरेंस वैल्यू, जो मेरे एक्चुअल जो डिमांड है एज पर CSR, एंड ये मेरा ऑब्जर्व वेरिएशन ड्यू टू मेजरमेंट सिस्टम, जो मैं अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे 8.1 का जो मैंने एग्जांपल लिया है 8.0 प्लस मैंने 0.1, तो ये मेरी फ्रेंड 8 आनी चाहिए थी, रेफरेंस वैल्यू थी, बट जो 8 पॉइंट से ज़्यादा आ रही है, ऑब्जर्व वेरिएशन जो आ रहा है ये सिस्टम मेरा, तो ये देखो यार विड्थ इंक्रीज हो जा रहा है फ्रेंड, ये स्प्रेड इंक्रीज हो जा रहा है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फ्रेंड प्रिसीशन का एक एग्जांपल। जैसे शॉप फ्लोर पर एक पर्सन है, वो पार्ट चेक कर रहा है, तो ऑब्जर्व वैल्यू है उसने चेक किया तो उसको मिला 8.98 टू 9.99, एंड स्टैंडर्ड रूम में जो मेरा स्टैंडर्ड रूम है या रेफरेंस वैल्यू आप बोल सकते हो, या आप जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 8.99 टू 9.99। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मीन तो मेरा 9 है, 8.98 और 9.99 के मीन तो मेरा 9 है फ्रेंड। लोकेशन ऑफ बोथ पार्ट इज सेम, 9 तो मीन दोनों का है, बट स्प्रेड इज चेंज, इट्स कॉल्ड प्रिसीशन एरर। लोकेशन जो फ्रेंड है वो सेम है, बट जो स्प्रेड है फ्रेंड वो चेंज हो जा रहा है फ्रेंड, तो वही मेरा हो गया प्रिसीशन, नोन एज प्रिसीशन एरर। नेक्स्ट,
अब बात करते हैं फ्रेंड एक्यूरेसी का एग्जांपल मैं ले के बता रहा हूँ आपको। एक्यूरेसी नोन एज लोकेशन एरर। तो प्रिसीशन में आपने देखा मेरे पिछले स्लाइड में फ्रेंड कि विड्थ एरर की मैं बात कर रहा था कि विड्थ इंक्रीज हो जा रहा था। अब यहाँ बात करता हूँ फ्रेंड लोकेशन एरर, लोकेशन कैसा शिफ्ट हो रहा है मेरा। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि एक सॉफ्ट फ्लोर पर्सन है, वो एक पार्ट चेक किया, तो उसने जब पार्ट चेक किया तो वो उसकी रीडिंग आई फ्रेंड 9.96 टू 10.02। तो जो ये डिफरेंस आया फ्रेंड 0.06 की आई। और जो मेरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या रेफरेंस वैल्यू आप जिसे बोल सकते हो 9.95 टू 10.01, तो इसको मैंने जब माइनस किया तो ये भी मेरा आया फ्रेंड 0.06। तो आप देख रहे हो फ्रेंड, ये हो गया फ्रेंड मेरा ग्राफ एक्चुअल वेरिएशन, ये हो गया फ्रेंड मेरा ऑब्जर्व वैल्यू जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये जो एक्चुअल वेरिएशन, और ये इनके सेंटर लाइन मीन पर फ्रेंड ये हो गया मेरा एवरेज। तो स्प्रेड ऑफ बोथ आर 0.06 बट लोकेशन इज चेंज। देखो फ्रेंड स्प्रेड, इसकी भी अगर स्प्रेड की आप बात करो तो 0.06 है, इसकी सेकंड वाले एक्चुअल वेरिएशन वाले की भी अगर आप स्प्रेड की बात करो तो 0.06 है फ्रेंड, बट लोकेशन इसका क्या होगा फ्रेंड, शिफ्ट हो गया, लोकेशन शिफ्ट हो गया, नोन एज एक्यूरेसी। स्प्रेड ऑफ बोथ आर 0.06 बट लोकेशन इज चेंज नोन एज एक्यूरेसी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको काफ़ी बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो फ्रेंड। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी की। तो फर्स्ट मेरा आता है रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी क्या होता है फ्रेंड, इज द एरर ऑब्टेन व्हेन मेजरिंग एन आइडेंटिकल डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय सिंगल अप्राइजर थ्रू सिंगल इंस्ट्रूमेंट अगेन एंड अगेन। कोई एक ऑपरेटर है फ्रेंड, या आप अप्राइजर बोल सकते हो उसे, तो वो क्या कर रहा है कि आइडेंटिकल डायमेंशन चेक कर रहा है फ्रेंड, सिंगल प्रोडक्ट है और सिंगल इंस्ट्रूमेंट से अगेन अगेन बार चेक कर रहा है, और जो एरर आ रहा है फ्रेंड, जो उसके डायमेंशन में जो वेरिएशन आ रहा है वही मेरा रिपीटेबिलिटी होता है फ्रेंड। आप शॉर्ट वे में बोल सकते हो जो रिपीटेबिलिटी है, इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी टू बी चेक्ड व्हेन अप्रेजर इज स्किल्ड। एक तरफ से आप शॉर्ट में बोल सकते हो फ्रेंड कि जो रिपीटेबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक करती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना कैपेबल है, आपका इंस्ट्रूमेंट कितना कैलिब्रेटेड है, आपका इंस्ट्रूमेंट कितना बेहतर है, इसके बारे में बात करता है फ्रेंड। तो अब बात करते हैं फ्रेंड एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड पहले रिपीटेबिलिटी का। जैसे मैंने एक अप्राइजर लिया है और लिस्ट काउंट 0.02 mm इंस्ट्रूमेंट बर्नियर है, तो रिपीटेबिलिटी चेक इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी, तो इसकी एक्यूरेसी चेक कर रहा है। तो जैसे एक सिलेंडर लिया है मैंने, तो फ्रेंड सिलेंडर के डायमेंशन है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट 6.5 प्लस मैंने 0.1। तो फर्स्ट मैंने जो रीडिंग लिया सेम पार्ट की, जो अगेन अगेन बाई मैं रीडिंग ले रहा हूँ, सिंगल पार्ट, सिंगल अप्राइजर एंड सिंगल इंस्ट्रूमेंट। अब जो बंदा ये रीडिंग ले रहा है फ्रेंड, तो वो लाया 6.50, 6.52, 6.53। तो ये एक्यूरेट नहीं है फ्रेंड, बट अगर 6.5, 6.5, 6.5 तीनों रीडिंग सेम आ रही है, वो मेजर कर रहा है, तो ये एक्यूरेट है फ्रेंड। नॉन एज रिपीटेबिलिटी मतलब आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी एक्यूरेसी बेहतर है, कैलिब्रेटेड है, नॉन एज रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी की। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी शो वेरिएशन इन रिप्रेजेंटेड अप्रेजर। फ्रेंड हमने रिपीटेबिलिटी में मैंने डिस्कस किया कि आप इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी चेक करते हो, इंस्ट्रूमेंट की आप कैलिब्रेशन चेक करते हो, इंस्ट्रूमेंट की आप एफिशिएंसी चेक करते हो, कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हो। बट फ्रेंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी बात करता है फ्रेंड अप्रेजर, ऑपरेटर में क्या वेरिएशन आ रहे हैं। अगर आपने दो ऑपरेटर लगा रखे हैं और उनके जो पार्ट चेक करने में जो वेरिएशन आ रहे हैं फ्रेंड, नोन एज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। वही मैं इस डिफिनीशन में मैंने ले रखा है, इज द एरर ऑब्टेन मेजरिंग एन आइडेंटिकल डायमेंशन ऑफ पार्ट थ्रू डिफरेंट ऑपरेटर एंड सिंगल इंस्ट्रूमेंट अगेन एंड अगेन। सिंगल पार्ट है फ्रेंड, और मैंने दो ऑपरेटर ले रखा है, दो अप्रेसर ले रखा है, सिंगल पार्ट है और सिंगल इंस्ट्रूमेंट है। तो फ्रेंड जो दोनों को मेजरिंग में जो वेरिएशन आ रहे हैं, जैसे एक मेजर कर रहा है फ्रेंड, जो मैंने अभी एग्जांपल में दूंगा तो आपको ये भी क्लियरली समझ में आ जाएगा फ्रेंड। जैसे देखो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिया है एक्यूरेसी चेक अप्रेजर, तो एक ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी एंड ऑपरेटर सी, सिंगल पार्ट 6.5 प्लस माइनस 0.1 mm एंड वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट 0.02। तो ये फ्रेंड पहला जो है ऑपरेटर जो ये रीडिंग ले रहा है, तो जो पहला है उसने चेक किया 6.50, 6.50, 6.50, 6.50। बी वाले ने इसी पार्ट को चेक किया 6.49, 6.48, 6.50, 6.47 एंड सी वाले ने इस पार्ट को चेक किया फ्रेंड 6.52, 6.50, 6.59 एंड 6.51। तो फ्रेंड इसमें अगर अप्रेजर की सिलेक्शन की बात करूं तो सबसे जो ए वाला है फ्रेंड, ये मेरा अप्रेजर सबसे बेस्ट स्केल्ड अप्रेजर है, ऑपरेटर है। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी बात करता है फ्रेंड अप्रेजर की सिलेक्शन के बारे में, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेरी
कि ये जो ए वाला ऑपरेटर है फ्रेंड, ये बेस्ट है, ये स्किल्ड है एंड नोन एज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहती है फ्रेंड, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड अब गेज आर एंड आर। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में, तो अब डिटेल में डिस्कशन करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड जो गेज आर एंड आर होता है फ्रेंड, हम 2 पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, एक वेरिएबल डाटा के लिए और एक एट्रीब्यूट डाटा के लिए। फ्रेंड वेरिएबल डाटा को कॉन्टिन्यूअस डाटा ही बोलते हैं और एट्रीब्यूट डाटा को फ्रेंड डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं। तो वेरिएबल डाटा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट कैन बी मेजर्ड और अकाउंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, जो भी आपकी वैल्यू, जो भी मतलब मेजरमेंट सिस्टम आप कर रहे हो, जो भी आप मेजरिंग कर रहे हो, अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रही है, जो भी आप मेजर कर रहे हो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रही है, नॉन एज वेरिएबल डाटा। जैसे वर्नियर से आप चेक करते हो, माइक्रोमीटर चेक किया, हाइट गेज से चेक किया, डायमेंशन की बात करता है, वेट की बात करता है, नॉन एज वेरिएबल डाटा। एंड एट्रीब्यूट और डिस्क्रीट डाटा मेजर इन ए बाइनरी फॉर्म, ओके, नॉट ओके, गुड, बैड, यस, नो की बात करता है। तो ये एट्रीब्यूट डाटा जिसे केवल आप विजुअली चेक कर सकते हो फ्रेंड। रेडियस गेज से चेक किया, पीपीजी प्लेन प्लग गेज से चेक किया, टीपीजी थ्रेड प्लग गेज से चेक किया, स्नैप गेज से चेक किया फ्रेंड, विजुअल इंस्पेक्शन आपने किया, डाटा काउंटिंग किया, तो नोन एज ए एट्रीब्यूट डाटा। नेक्स्ट तो फ्रेंड बात करते हैं फर्स्ट गेज आर एंड आर फॉर वेरिएबल डाटा के बारे में फ्रेंड। तो गेज आर एंड आर जब वेरिएबल डाटा के लिए आप परफॉर्म करोगे, तो फर्स्ट मिनिमम ऑफ 2 और मोर ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर आर बेस्ट। आप 2 या 3 अगर ऑपरेटर लेते हो तो बेस्ट है। सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करते हो कि वर्नियर आप ले रहे हो या माइक्रोमीटर ले रहे हो, हाइट गेज ले रहे हो, किससे आप मेजर करोगे पार्ट को। एटलीस्ट 10 पार्ट वी शुड बी रिक्वायर्ड, और 10 पार्ट फ्रेंड आपको रिक्वायर्ड है गेज आर एंड आर वेरिएबल डाटा को परफॉर्म करने के लिए। 10 पार्ट आप ले सकते हो, 12 पार्ट ले सकते हो, मिनिमम 10 पार्ट रिक्वायर्ड है फ्रेंड। और आप रैंडमली प्रोसेस से फ्रेंड आप लो, जो भी आपके रनिंग प्रोसेस प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ से आप पार्ट लो। और फ्रेंड आप उसमें जैसे आप वेरिएबल गेज आर एंड आर वेरिएबल अगर परफॉर्म कर रहे हो, तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, उसके जैसे 8.5 प्लस माइनस 0.1 की रिक्वायरमेंट है, तो आप 8.6 मेरा मैक्सिमम लिमिट आ रहा है और 8.4 मेरा मिनिमम आ रहा है, तो 8.61 का भी एक पार्ट लो आप, और 8.39 का भी एक पार्ट लो, एक मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम, जिससे आपको मालूम हो सके कि आपके मेजरमेंट सिस्टम में क्या वेरिएशन आ रहे हैं। और जो भी पार्ट टोलरेंस होना चाहिए फ्रेंड, वो 1/10 ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड गेज आर एंड आर आप 2 मेथड से कर सकते हो, एक एनोवा मेथड, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एंड एक एक्स बार एंड आर बार। देन वी डिस्कस एनोवा मेथड। नेक्स्ट तो अब बात करते हैं फ्रेंड गेज आर एंड आर के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए। तो फॉर वेरिएबल डाटा के लिए फ्रेंड, ये जब गेज आर एंड आर जब मैं एक्सेल पे बताऊंगा फ्रेंड, ये तो मेरा अभी कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल क्लास है, बट जब मैं आपको एक्सेल बताऊंगा तो ये चीज़ें आपको और काफ़ी क्लियर होगी फ्रेंड। तो पहले आप इसको फोकस करके बेहतरीन तरीके से क्लियर करो फ्रेंड, उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा तो उसमें आपको एक्सेल बताऊंगा। तो परसेंटेज गेज आर एंड आर लेस देन 10% एक्सेप्टेड, अगर गेज आर एंड आर की वैल्यू अगर 10% से कम आ रही है तो एक्सेप्टेड है। गेज आर एंड आर अगर ग्रेटर देन 10% एंड लेस देन इक्वल टू 30% तो कंडीशनली एक्सेप्टेड है। और जो एनडीसी की वैल्यू आनी चाहिए, नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आनी चाहिए फ्रेंड, नॉन एज एक्सेप्टेड। अगर गेज आर एंड आर की वैल्यू फ्रेंड अगर ग्रेटर देन 30% आ रही है, देन नो चांस टू एक्सेप्ट, तब आप पार्ट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा फ्रेंड। फिर आप सिलेक्शन फिर ये रॉन्ग हो गया फ्रेंड, तो आप इम्प्रूव करो, इम्प्रूवमेंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी, नोन एज गेज आर एंड आर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड गेज आर एंड आर फॉर एट्रीब्यूट डाटा। तो एट्रीब्यूट जैसे मैंने बताया था फ्रेंड कि आप एट्रीब्यूट में गो, नो गो, गेज, यस है, नो, गुड, बैड की बात करते हो, तो इसमें भी फ्रेंड कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे करोगे, परफॉर्म करोगे गेज आर एंड आर फॉर एट्रीब्यूट डाटा के लिए। तो 2 और 3 ऑपरेटर मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है, 3 अगर है तो और बेस्ट है। मिनिमम 25 to 30 पार्ट सेलेक्टेड, 25 से 30 पार्ट सेलेक्ट करो। पुट ऑल पार्ट नंबरिंग, आप सारे पार्ट में नंबरिंग कर दो, और उसमें इन 25 सेलेक्टेड देन 5 पार्ट आर मिक्स बैड पार्ट, और आप 25 पार्ट में से 5 पार्ट, जैसे आप 30 पार्ट आपने सेलेक्ट किया या 25 पार्ट आपने सेलेक्ट किया, तो उसमें 5 पार्ट आप बैड पार्ट मिक्स कर दो, जिससे जो भी अप्रेजर आपका चेक कर रहा है या जो भी ऑपरेटर चेक करेगा उसे मालूम ना हो। और नंबरिंग आप ऐसे करो 5 पार्ट पर कि उसे मालूम ना हो पाए, केवल आप ही चेक करो। पहले आप
जो गुड पार्ट है उसे मास्टर पार्ट से आप कंपेयर करके उसे पहले वेरीफाई कर लो। उसके बाद आप 25 पार्ट लो और 20 पार्ट आप सही डालो और 5 पार्ट एनजी पार्ट डालो फ्रेंड। एंड रैंडम ऑर्डर चेक्ड एंड टेक डिसीजन गुड और बैड। गेज आर एंड आर एट्रीब्यूट डाटा फॉर, ये गेज आर एंड आर है फ्रेंड जो एट्रीब्यूट डाटा के लिए हम दो मेथड पे यूज करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी मेथड एंड सेकंड है कापा मेथड। देन डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड हाउ परफॉर्म प्रोबेबिलिटी मेथड एंड हाउ परफॉर्म कापा मेथड। तो फ्रेंड बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मेथड की। फर्स्ट इफेक्टिवनेस। तो फ्रेंड इफेक्टिवनेस का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90% आपका आ रहा है इफेक्टिवनेस देन आप सेलेक्टेड है। फिर पार्ट जो भी मैंने अप्रेजर सेलेक्शन किया वो सही है फ्रेंड। फॉल्स अलार्म रेट लेस देन इक्वल टू 5% आना चाहिए। जो ऑपरेटर द्वारा गुड पार्ट को बैड, जो मैंने 20 पार्ट गुड मिलाया था उसको बैड बोल रहा है तो फॉल्स अलार्म हो गया फ्रेंड। और मिस रेट की बात करें, ऑपरेटर द्वारा बैड पार्ट को गुड बोलना वो मिस रेट होता है, लेस देन इक्वल टू 2% वैल्यू होती है। बात करें फ्रेंड अगर इफेक्टिवनेस की तो नंबर ऑफ करेक्ट डिसीजन अपॉन टोटल अपॉर्चुनिटी। फॉल्स अलार्म की बात करें फ्रेंड तो डिसीजन ऑफ रिजेक्टेड फॉर ओके पार्ट एंड टोटल अपॉर्चुनिटी। मिस रेट की बात करें फ्रेंड, डिसीजन ऑफ ओके फॉर रिजेक्शन पार्ट अपॉन टोटल अपॉर्चुनिटी। देन फ्रेंड इन नेक्स्ट स्लाइड एक मैं एग्जांपल लेकर आपको काफ़ी और बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो इफेक्टिवनेस फ्रेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 90% एक्सेप्टेड, मे बी एक्सेप्टेड 80%, ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, नॉट एक्सेप्टेड, लेस देन 80%। फॉल्स अलार्म रेट, गुड पार्ट को बैड कितने बार बोला उसने तो वो होता है फॉल्स अलार्म रेट, लेस देन इक्वल टू 5%, मे बी एक्सेप्टेड, लेस देन इक्वल टू 10, मे बी एंड एक्सेप्टेड, एंड ग्रेटर देन अगर 10% की वैल्यू 10% आ रही है तो आपका फॉल्स अलार्म एक्सेप्टेड नहीं है। मिस रेट की बात करें फ्रेंड तो लेस देन इक्वल टू 2% एंड लेस देन इक्वल टू 5 में भी एक्सेप्टेबल, मे बी एक्सेप्टेबल है फ्रेंड। अगर ग्रेटर देन 5 है तो नॉट एक्सेप्टेड। देन नेक्स्ट, देन फ्रेंड एग्जांपल डिस्कस इन प्रोबेबिलिटी मेथड। तो जैसे फ्रेंड मैंने ये है फ्रेंड जो मैं जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 20 पार्ट मैंने लिया और इन 20 पार्टों में फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 7 और मैंने 7 पार्ट फ्रेंड मिक्स कर दिया रॉन्ग पार्ट। मैंने ये जानबूझ के फ्रेंड ये डाला है कि मैं अप्रेजर की सिलेक्शन यहाँ मेरे को करना है तो आप कैसे कर रहे हो। तो ये मैंने 7 पार्ट इसमें गलत डाल दिया और जो मैंने गुड पार्ट डाले फ्रेंड 13 पार्ट मैंने गुड पार्ट डाले। तो ये जो भी पार्ट मैंने डाला है फ्रेंड, ये जो गुड पार्ट है मेरे, ये मास्टर पार्ट से मेरा वेरीफाइड है फ्रेंड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये वेरीफाइड फ्रेंड। तो अब मैंने 13 पार्ट सही डाले और 7 पार्ट गलत डाले फ्रेंड। तो मैंने 3 बंदों को हायर किया फ्रेंड चेकिंग के लिए कि वो चेक करे। तो जैसे ट्रायल 1, तो जो ऑपरेटर T1 है फ्रेंड उसने क्या किया, उसने T1 T2 एंड T3 ये ट्रायल हो गया फ्रेंड और ये फॉल्स अलार्म एंड ये मिस रेट। तो अब आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको क्या कॉन्सेप्ट है इसका। गुड को बैड बोलना फॉल्स अलार्म है और बैड को गुड बोलना मिस रेट है। तो देखो जैसे मैंने ट्रू, ये मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। अब जो ऑपरेटर T1 है उसने पहला जो ट्रायल किया T1 गुड को गुड बोला, जो दूसरा था T2 उसने गुड को गुड बोला और जो T3 था वो गुड को बैड बोला। तो गुड को बैड बोलना क्या होगा फ्रेंड, फॉल्स अलार्म होगा। तो आप यहाँ 1 लिख दोगे। फिर फ्रेंड जो दूसरा था बैड को बैड, पहले ट्रायल मैंने किया तो इसने बैड पार्ट को ही बैड बोला, सही है। बैड पार्ट को इसने भी बैड बोला, बैड पार्ट को इसने भी बैड बोला, तो ना ही मेरा फॉल्स अलार्म शो कर होगा और ना ही मिस रेट। थर्ड मैंने चेक किया गुड गुड गुड, तीनों ने सही बताया। चौथा मैंने जब चेक किया तो बैड बैड बैड, तीनों ने सही बताया। पांचवा मैंने चेक किया तो यहाँ बैड पार्ट मैंने डाल रखा था बट T1 ने सही बताया कि बैड है, T2 ने सही बताया कि बैड है और T3 ने गुड बताया। तो यहाँ पर मेरा मिस रेट, मतलब बैड को गुड बोला तो ये मेरा मिस रेट 1 आ गया। फिर फ्रेंड 6 में गुड को गुड बोला, गुड को गुड बोला और T3 ने गुड को बैड बोला तो ये मेरा फॉल्स अलार्म। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो ये कि क्या कैसे है, 1 आ गया। फिर 7 गुड को गुड, गुड को गुड और ये भी सही, 9th वाले ने भी सही बोला। अब 10th की बात करूँ तो बैड पार्ट को T3 ने बैड पार्ट को गुड बोला तो ये मेरा मिस रेट आ गया। फिर 12th नंबर का जो पार्ट है फ्रेंड गुड था तो T1 ने भी गुड बोला, T2 ने भी गुड बोला एंड जो T3 ऑपरेटर था फ्रेंड उसने बैड बोला। तो गुड को बैड बोलना मेरा फॉल्स अलार्म है। तो अगर मैं फॉल्स अलार्म की बात करूँ फ्रेंड तो टोटल मेरे फॉल्स अलार्म 3 आ गए और जो टोटल मिस रेट थे फ्रेंड मेरे 2 आ गए। अब बात करते हैं फ्रेंड कैसे कैलकुलेशन करना है नेक्स्ट।
ये आपको समझ में आना चाहिए फ्रेंड। तो स्टेप फर्स्ट 3 ट्रायल हमने लिया और 20 पार्ट थे, नंबर ऑफ पार्ट। तो देन 20 20 इंटू 3 60, टोटल डिसीजन मेरे 60 आएंगे। स्टेप 2 में टोटल रॉन्ग डिसीजन की बात करूं तो फॉल्स अलार्म फ्रेंड आप देख लेना पिछले स्लाइड में पीछे करके आप देख लेना फ्रेंड। फॉल्स अलार्म था वो 3 है और जो मिसरेट है फ्रेंड वो 2 है। तो यहाँ आपने ऐड किया फ्रेंड तो यहाँ पे 5 आया। अब टोटल ओके डिसीजन की बात करूँ तो टोटल ओके डिसीजन 60 और टोटल रॉन्ग डिसीजन कितने हैं -5, जो 5 ही आया माइनस कर दिया तो 55 आ गया। अब स्टेप 4 टोटल फॉल्स की बात करूँ तो 3 आया था और टोटल मिस रेट मेरा 2 था। तो टोटल अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉल्स अलार्म की बात करें तो ट्रू वैल्यू गुड पार्ट की एंड नंबर ऑफ ट्रायल। तो ट्रू वैल्यू कितनी थी, मैंने गुड पार्ट कितने डाले थे 13 और नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे 3, तो 39 यहाँ पे हो गया। अब फ्रेंड यहाँ बात करूँ तो टोटल अपॉर्चुनिटी मिस रेट की बात करूँ तो नंबर ऑफ टाइम मैंने कितने बैड पार्ट डाले थे 7 पार्ट डाले थे, नंबर ऑफ ट्रायल क्या थे 21 थे। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। इफेक्टिवनेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रेंड। तो इफेक्टिवनेस टोटल करेक्ट डिसीजन अपन टोटल अपॉर्चुनिटी। तो टोटल डिसीजन मेरे 60 थे और रॉन्ग पार्ट मैंने सेलेक्ट किया 5, फॉल्स अलार्म प्लस मिस रेट। तो 60 में 60 - 5 आप कर दिए तो 55 अपॉन 60, तो ये मेरा इफेक्टिवनेस आ गया 91%। तो इफेक्टिवनेस की क्राइटेरिया मैंने पिछले स्लाइड में भी डाल रखा था फ्रेंड, यहाँ भी मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि इफेक्टिवनेस की जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 90%। तो यहाँ 91% आ रही है तो ये मेरी एक्सेप्टेड है। फॉल्स अलार्म की बात करूँ फ्रेंड तो टोटल फॉल्स अपॉन टोटल अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉल्स अलार्म। तो टोटल फॉल्स मेरे 3 पार्ट थे और टोटल अपॉर्चुनिटी फॉल्स अलार्म कितनी थी 13 × 3, जो मैंने 39 लिया था 13 × 3। तो यहाँ पर फ्रेंड 0.076 आ रहा है। और मिस रेट की बात करूँ फ्रेंड तो टोटल मिस अपॉन टोटल अपॉर्चुनिटी ऑफ मिस। तो यहाँ पर टोटल मिस रेट 2 और टोटल अपॉर्चुनिटी ऑफ मिस 7 × 3 21, ये जो है फ्रेंड। तो यहाँ पर 0.095। तो अब फ्रेंड बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। इफेक्टिवनेस एक्सेप्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 90% आवर, तो हमारा भी आ रहा है फ्रेंड 91% एक्सेप्ट है। फॉल्स अलार्म रेट की बात करूँ फ्रेंड तो लेस देन इक्वल टू 5%, बट मेरा क्या रहा है यहाँ पर मेरे को एक्सेप्ट कब होगा जब 0.05 है, बट यहाँ पर कितना आ रहा है फ्रेंड 0.076 आ रहा है, नॉट एक्सेप्टेड। मिस रेट एक्सेप्ट की कंडीशन क्या है लेस देन इक्वल टू 2%, मतलब 0.02%, बट 0.2 बट आवर कम 0.095 ज़्यादा आ रहा फ्रेंड, तो ये मेरा नॉट एक्सेप्टेड। देन कंक्लूजन स्टिल इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नोन एज प्रोबेबिलिटी मेथड। बात करते हैं फ्रेंड सेकंड कापा मेथड। कापा मेथड क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ अप्रेसर नोन एज कापा। आप इसमें अप्रेसर का एग्रीमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, नोन एज कापा। कापा उसे बोलते हैं फ्रेंड। कापा की वैल्यू अगर 1 है तो मीन्स 100% एग्रीमेंट सिलेक्शन ऑफ अप्रेजर। आपने जो भी अप्रेजर सेलेक्ट किया है वो 100% सही है, ये कापा बात करता है फ्रेंड। कापा के अगर फॉर्मूले की बात करें फ्रेंड तो कापा इक्वल टू P0 - P अपॉन 1 - P। P0 हो गया मेरा फ्रेंड प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व एंड P हो गया फ्रेंड प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेड। तो कापा की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फ्रेंड ग्रेटर देन 75% एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके एग्जाम्पल बात करते हैं फ्रेंड। जैसे पिछला ही क्वेश्चन है मेरा और वही एग्जांपल है फ्रेंड, इस पे उसी एग्जांपल पे ये मैं फाइंडिंग करूँगा कि कापा वैल्यू कैसे निकालना है। जैसे देखो मैंने टोटल डिसीजन 20 × 3 लिया था 60 आ गया। टोटल रॉन्ग की अगर बात करूँ तो फॉल्स अलार्म मेरे 3 आ रहे थे और मिस रेट मेरा 2 आ रहा था, 5 हो गया। टोटल ओके डिसीजन की बात करूँ तो 60 माइनस रॉन्ग डिसीजन -5 किया 55 आया। अब गुड को बैड उसने कितने बार बोला तो 3 बार, जो ये फॉल्स अलार्म शो कर रहा है, और बैड को गुड कितने बार बोला 2 बार, जो मिस रेट शो कर रहा था फ्रेंड। अब गुड को गुड कितने बार बोला तो आप टोटल गुड टू गुड कितने हैं फ्रेंड 13 × 3, क्योंकि मैंने 13 पार्ट मिक्स किया था उसमें और 3 ट्रायल थे फ्रेंड। तो 13 × 13 × 3 करोगे 39 आएगा। और यहाँ पर जो गुड टू बैड है फ्रेंड माइनस से मैं 3 कर लिया तो 36 आ गया। अब यहाँ बात करूँ फ्रेंड बैड टू बैड, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड मैंने 7 पार्ट बैड डाला था और 3 ट्रायल लिया था, तो 7 × 3 21 माइनस और कितना उसने मिस रेट कितना आ रहा था फ्रेंड -2, तो यहाँ पर वो 19 आ गया फ्रेंड। नेक्स्ट तो फ्रेंड ये है फ्रेंड, जैसे
मैंने पिछला जो कैलकुलेशन में किया फ्रेंड, उसी को बस मैं एक ग्राफ ये इस पे से टेबल पे मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड। तो जैसे देखो मैंने बैड 19 निकाला, गुड 30 निकाला। अब जैसे देखो बैड टू बैड मेरा कितना आया, 19 आया। गुड टू गुड कितना आया फ्रेंड, गुड टू गुड आया मेरा 3 आया। अब बैड टू बैड, अब यहाँ देखो बैड टू बैड 19, बैड टू गुड 2, गुड। ऐसे आप देखो फ्रेंड, इसमें आप कंफ्यूज ना होना, ये मेरा हो गया रो, ये हो गया फ्रेंड कॉलम। तो फ्रेंड पहले आप ऐसे चलो बैड टू बैड, देखो पिछले स्लाइड में जाना, आप देखना बैड टू बैड मैंने कितना निकाला है। फिर आप बैड टू गुड चलना, बैड टू बैड, बैड टू गुड, फिर गुड टू बैड, उसके बाद गुड टू गुड। तो बैड टू बैड मेरे 19, बैड टू गुड मेरे 2। और यहाँ चलो तो फिर क्रॉस करो, गुड टू बैड 3, फिर यहाँ चलो और यहाँ से क्रॉस करो तो गुड टू गुड आपके 36 आ जाएंगे। तो फ्रेंड ये जो होता है एक्सेप्टेड काउंट हम निकालते हैं, तो टोटल रो इंटू टोटल कॉलम अपॉन ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने 19 से प्लस 3 मेरा 22 आ गया, टोटल ये मेरा रो हो गया। और यहाँ पर अगर बात करूँ फ्रेंड रो का एडिशन, तो 36 प्लस 2 38 आ गया। कॉलम की बात करूँ फ्रेंड, तो ये देखो कॉलम 9 प्लस 2 21 आ गया। और यहाँ पर 36 प्लस 3 39 आ गया। तो अगर यहाँ पर बैड टू बैड एक्सेप्टेड काउंट की बात करूँ फ्रेंड, तो रो मेरा कितना है 22 और कॉलम मेरा देखो 21 अपन टोटल डिसीजन ग्रैंड टोटल मेरा 60 पार्ट 20 इंटू 3 ट्रायल था तो 60 7.7। उसी तरह मैंने यहाँ किया फ्रेंड 22 इंटू 39 ये रो इंटू कॉलम तो 14.3 आ गया। वैसे ही यहाँ किया मैंने फ्रेंड, रो मेरा कितना है, रो और कॉलम, तो फ्रेंड रो देखो यहाँ पर 38 और कॉलम मेरा ये 21 अपॉन 16 13.3 एंड यहाँ पर फ्रेंड मैंने 39 इंटू 38 अपॉन 60 रो इंटू कॉलम अपॉन 60। तो फ्रेंड अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड फॉर कापा मेथड। P0 इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट डिसीजन अपॉन टोटल डिसीजन। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट डिसीजन अगर आप देखो फ्रेंड तो 36 प्लस 90 दिखा देता हूँ फ्रेंड। 36 प्लस 90 कैसा है, देखो फ्रेंड ये टोटल करेक्ट डिसीजन है, ये मेरा हो गया 36 और ये होगा फ्रेंड मेरा 19। तो ये मेरा टोटल करेक्ट डिसीजन है फ्रेंड। 36 प्लस 90 अपॉन 60 इक्वल टू ये मेरा 0.991 आ रहा है फ्रेंड। तो अब टोटल नंबर ऑफ करेक्ट पी एक्सपेक्टेड की बात करें फ्रेंड, तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट डिसीजन इन एक्सपेक्टेड अपन टोटल डिसीजन। तो एक्सपेक्टेड जो काउंट मैंने निकाला था फ्रेंड पिछले स्लाइड में देख लो 24.7 एंड 7.7, ये देख लो 24.7 एंड 7.7, इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये फ्रेंड आ गया मेरा, देखते हैं क्या आया है, ये आ गया फ्रेंड अपन टोटल डिसीजन 16 0.54। अब कापा की बात करें फ्रेंड, फार्मूला में मैंने पुट करता हूँ P0 माइनस पी अपन 1 माइनस पी, देन 0.91 माइनस 0.54 अपन 1 माइनस 0.54, देन टोटल कैलकुलेशन 0.80। और कापा की जो एक्सेप्ट क्राइटेरिया फ्रेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 75% होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये रहा मेरा, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है फ्रेंड। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो फ्रेंड, आपको मैं और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, आई होप दिस टॉपिक आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग। इफ एनी क्वेरी गो टू कमेंट सेक्शन एंड कमेंट फ्रेंड, योर रिस्पॉन्स आई इम्प्रूव what required for improve. Thanks for watching friend and thanks, please like share and subscribe friend. Thanks for watching.